बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एक पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक, जिसे लिखा है थॉमस टर्न्स इलियट ने। इलियट ने प्रूफ्रोक को 1910 में लिखना शुरू किया जब वो खुद एक स्टूडेंट थे और 5 साल बाद 1915 में इसे प्रोफेशनली पब्लिश करवाया। हर पोएम की एक टाइप होती है। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक एक ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग को रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विक्टोरियन ईरा में लिखना शुरू किया था। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोएम होती है जिसमें एक सिंगल स्पीकर किसी साइलेंट लिसनर से मुखातिब होते हैं और उन स्पीकर की डायलॉग से हमें इर्द गिर्द की सिचुएशन का और कहानी का अंदाज़ा होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में ड्रामा यानी कि एक्शन और मोनोलॉग यानी कि सिंगल पर्सन की गुफ्तगू दोनों चीज़ें हैं। ये पोएम थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ये ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग है। इसमें कोई साइलेंट लिसनर हमें ऑब्वियसली नज़र नहीं आता। ये एक सेंट्रल कैरेक्टर के दिमाग में चलने वाली गुफ्तगू है। मीन एक्शन तो दिखाई देता है, उनके इर्द गिर्द भी एक्शन चल रहा है, लेकिन उनकी गुफ्तगू जो है उसको सुनने वाला कोई लिसनर मौजूद नहीं है। ये गुफ्तगू जो है वो उनके जहन में चल रही है। इसी वजह से इस पोएम को ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग कहा जाता है। इलियट ने इस पोएम को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में लिखा है, जो कि एक मॉडर्न टेक्निक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है फ्लो ऑफ थॉट्स, यानी कि जैसे एक इंसान सोचता है बिल्कुल उसी तरीके से पोएम को लिखना। तो क्योंकि ये फ्लो ऑफ थॉट्स है तो इसकी कोई बिगिनिंग मिडल या एंड नहीं होता है और थॉट्स में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। ये फ्रेगमेंटेड थॉट्स होते हैं, यानी कि उलझे बिखरे हुए ख्यालात। फ्रेगमेंटेशन मॉडर्न पोइट्री की एक करेक्टरिस्टिक है, यानी कि खसूसियत है। और इलियट ने इस पोएम को पब्लिकेशन से पहले एक सब टाइटल दिया था, प्रूफ्रोक अमंग द विमेन का, लेकिन पब्लिश होने से पहले ही उन्होंने इस टाइटल को ख़त्म कर दिया। इस पोएम का जो मेन टाइटल है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक, ये एक्चुअली रुडयार्ड किपलिंग एक पोइट है, उनकी पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ हरडियाल, उससे इंस्पायर होकर लिया गया है। इस पोएम में अपने नाम के बरक्स लव नहीं है। ये एक तरह से एक एंटी लव पोएम है, क्योंकि लव सॉन्ग्स तो रिदमिक होते हैं, रोमांटिक होते हैं, लेकिन इसमें ना रिथम है और ना ही मोहब्बत का कोई तस्करा है। ये बेसिकली जो है वो मॉडर्न मैन की आइसोलेशन और लोनलीनेस को हाईलाइट करने के लिए लिखी गई है और मॉडर्न मैन की दूसरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। अब बात करते हैं पोएम के टाइटल के बारे में। एक्चुअली जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक एक मॉडर्न नेम है और इस पोएम का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो मॉडर्न मैन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे स्कॉलर्स का और ख़ुद टी.एस. इलियट का भी ये कहना है कि इस पोएम में प्रूफ्रोक के कैरेक्टर में कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं। जब इलियट ये पोएम लिख रहे थे तो वो पेरिस की एक यूनिवर्सिटी सोरबोन में पढ़ रहे थे और उस वक्त वो अपना नाम थॉमस टर्न्स इलियट की बजाय टी टर्न्स इलियट लिखा करते थे। और अगर हम कंपैरिजन करें तो जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक बिल्कुल मिलता जुलता सा नाम है, यानी कि लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो कहा जा सकता है कि इस नाम की इंस्पिरेशन जो है वो टी.एस. इलियट के यूथ से ली गई है। इस पोएम में वेस्टलैंड की तरह टी.एस. इलियट ने बहुत सारे रेफरेंसेस यानी कि अलूजन्स इस्तेमाल किए हैं। जब कोई पोएट पहले से मौजूद लिटरेचर में से कोई आइडिया, कोई फ़िलासफ़ी, फिगर ऑफ स्पीच जैसे कि सिंबल्स वगैरह, या कोई कोटेशन, कोई वर्सेस यानी अशार वगैरह अपनी पोइट्री में यूज़ करता है तो उसे हम रेफरेंस या अलूजन कहते हैं। अगर रीडर्स किसी भी अलूजन को मिस कर देते हैं तो पोएम को वो प्रॉपरली और कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इस पोएम में टी.एस. इलियट ने ढेरों अलूजन्स यूज़ किए हैं, तो पोएम के टेक्स्ट पढ़ते हुए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर अलूजन को भरपूर तरीके से आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकूं
और ये भी बता पाऊँ कि ये इस पोइम के साथ कैसे रेलिवेंट है। इस पोइम में टी.एस. इलियट ने बाइबल से, विलियम शेक्सपियर के प्लेज जैसे हेनरी फोर्ड, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट में से, एंड्रयू मार्वल की पोइम्स में से और भी बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स में से अलूजन्स को यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये पोइम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड महसूस होती है। तो पोइम को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो के किसी भी हिस्से को मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। प्रोफ्रोक इस पोइम का मेन कैरेक्टर और स्पीकर है। उसके कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। वो एक मिडिल एज पर्सन है, शाय है, कंफ्यूज्ड है, अपने एक्शंस और उनके रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बल्कि रिजल्ट्स के बारे में इतना सोचता है कि एक्शन नहीं ले पाता। बॉल्डिंग है, यानी सर के दरमियान में गंजापन पैदा हो चुका है, उम्र ज़्यादा होने की वजह से बाल गिर गए हैं। इनसिक्योर फील करता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। एक फ्रेज़ है, अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ एक्शंस। तो प्रोफ्रोक के बारे में कहा जा सकता है, ही इज़ अ मैन ऑफ थॉट्स एंड नॉट ऑफ एक्शंस। ये पोएम एपिग्राफ से स्टार्ट होती है। एपिग्राफ किसी पहले से लिखे गए लिटरेरी वर्क में से अगर कोई कोटेशन या कोई वर्सेस लेके राइटर अपनी पोएम के स्टार्ट में लिख देता है, यानी टाइटल के बाद और पोएम की टेक्स्ट से पहले, तो ऐसी कोटेशन या लाइंस को हम एपिग्राफ कहते हैं। ये एक्चुअली जो मेन वर्क है, हमारी पोएम है, उसका थीम सजेस्ट करती है कि इस पोएम में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये एपिग्राफ इटालियन लैंग्वेज में है। ये एपिग्राफ एक्चुअली द डिवाइन कॉमेडी नाम की एक किताब से लिया गया है, जिसे इटालियन पोइट डेंटे ने लिखा है। डिवाइन कॉमेडी के 3 पार्ट्स हैं और ये जो 6 लाइन्स कोटेशन है, ये उसके 3rd पार्ट जिसका नाम इन्फर्नो है उसमें से ली गई है। इन्फर्नो इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है जहन्नुम, हेल। इन्फर्नो हमें एक ऐसे शख्स की, यानी खुद डेंटे की कहानी सुनाता है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल पैदा कर लिए हैं। अब उसे जन्नत में मौजूद अपने रिश्तेदारों से कुछ हेल्प चाहिए। जब उसे जन्नत की सैर के लिए ले जाया जाता है तो वहाँ मौजूद लोग उसे जहन्नुम की सैर के लिए भी भेजते हैं, ताकि वो जहन्नुमियों की बुरी हालत देखे और फिर गुनाहों से बाज रहे। जब ये जहन्नुम के टूर पर जा रहा है तो रोमन पोएट विर्जिल इसके गाइड के तौर पर इसके साथ हैं। वहाँ ये बहुत सारी बुराई और बहुत सारे बुरे लोगों को देखता है। द डिवाइन कॉमेडी में हेल के 9 सर्कल्स दिखाए गए हैं। जब ये 8th सर्कल में पहुंचते हैं, जहाँ पे बदतरीन लोग हमेशा के लिए फंसे हुए हैं और सज़ा भुगत रहे हैं अपने गुनाहों की, तो वहाँ पे इसे गीडा मोंटीफेल्ट्रो नाम का एक पर्सन मिलता है जो कि ये लाइंस बोलता है जिन्हें एपिग्राफ के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जब मोंटीफेल्ट्रो से पूछा जाता है कि आप जहन्नुम में किस तरह से हैं, अपनी कहानी बताएं, तो वो कहते हैं, इफ़ आई थॉट दैट माई रिप्लाई वुड बी टू समवन हु वुड एवर रिटर्न टू अर्थ, दिस फ्लेम वुड रिमेन विदाउट फर्दर मूवमेंट। यानी अगर मुझे पता होता कि मेरे सामने जो शख्स खड़ा हुआ है जिसे मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ वो ज़मीन पर वापस लौट पाएगा, तो ये जो फ्लेम है वो अपनी ज़ुबान को फ्लेम कह रहा है, ये बिल्कुल हरकत नहीं करती। मतलब मैं बिल्कुल खामोश रहता अगर मुझे ज़रा सा भी शक हो कि तुम दुनिया में वापस जाओगे और वहाँ जाके मेरी कहानी सुनाओगे। बट एज नो वन हैज़ एवर रिटर्न्ड अलाइव फ्रॉम दिस गल्फ, इफ वट आई हियर इज ट्रू आई कैन आंसर यू विद नो फियर ऑफ इनफेमी। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जो जहन्नुम की घाटी है, यहाँ से कभी कोई भी जिंदा वापस दुनिया में नहीं गया, तो मुझे पता है कि सच है। मैं तुम्हें अब बगैर डरे जो है वो जवाब दूंगा, क्योंकि अब मुझे इनफेमी यानी बदनामी का कोई डर नहीं है। तुम जहन्नुम में आ चुके हो, तुम वापस दुनिया में तो जा नहीं पाओगे, तो मैं अपने बुरे कामों की जो दास्तान तुम्हें सुनाऊंगा वो तुम दुनिया में वापस जाके वहाँ के लोगों को बता नहीं पाओगे, तो मैं बदनाम नहीं हूँगा। इसलिए मैं तुम्हें जो है इस बात का जवाब ज़रूर दूंगा। इस एपिग्राफ का, यानी डेंटे की डिवाइन कॉमेडी की इन लाइंस का आखिर लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रोक के साथ क्या ताल्लुक बनता है, आखिर इन लाइंस को क्यों यूज़ किया गया। एक्चुअली हमारा जो मेन कैरेक्टर है एल्फ्रेड प्रोफ्रोक, वो एक मॉडर्न मैन है। तो वो एक जगह मौजूद है, एक पार्टी में, जहाँ वो एक लेडी को प्रपोज करने के लिए आया है।
प्रोफरोक जो है वो लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट मैन, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं। उसे लगता है कि उसकी शोहरत, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी और उसका फेम इतना अच्छा नहीं है कि वो लेडी इम्प्रेस हो सके। वो अपनी कहानी तो सुनाना चाहता है, वो अपने जहन में चल रही टेंशन शेयर करना चाहता है, लेकिन तब जब उसे ये अश्योरिटी दी जाए कि ये सब सीक्रेट रहेगा और किसी और से कहा नहीं जाएगा, बिल्कुल हमारे इन्फर्नो के कैरेक्टर की तरह, जो कहता है कि मुझे पता है कि मेरी कहानी तुम दुनिया में किसी को नहीं सुना पाओगे तो मैं बदनाम नहीं होऊंगा। और दूसरा हम कह सकते हैं कि प्रोफरोक जो है उसे लगता है कि उसकी लाइफ जो है वो एक लिविंग हेल है, क्योंकि वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, तन्हाई महसूस करता है, खुद को लोगों से कटा हुआ महसूस करता है, वो जीना नहीं चाहता, दुनिया की हार्श रियलिटीज़ से जो है वो फरार चाहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस एपिग्राफ को पोइम के साथ रिलेट करती हैं। लेट्स रीड द टेक्स्ट। लेट अस गो देन यू एंड आई। तो स्टार्ट में पहली लाइन से ही हमें पता चलता है कि जो स्पीकर हैं, ही इज़ इन्वाइटिंग समबडी टू कम विद हिम एंड टू गो समवेयर। आओ चलते हैं तुम और मैं। आई प्रोफरोक है जो एक इमेजिनरी स्पीकर है, और यू डेफिनेटली जो मोनोलॉग को सुन रहा है वो है। अब ये तुम कौन है, इसकी आइडेंटिटी जो है वो कंट्रोवर्शियल है, डिबेटेबल है। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ये कोई लेडी हैं जिनको प्रोफरोक की बात बता रहा है, कुछ का कहना है प्रोफरोक जो है वो रीडर को कह रहे हैं, और कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि प्रोफरोक की अपनी ही पर्सनालिटी के दो पहलू हैं। एक उनकी शख्सियत का एक पहलू है रियलिस्ट जो हकीकत पसंद है, और एक है रोमांटिक। तो वो अपनी ही शख्सियत के दूसरे पहलू को दावत दे रहे हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो। When the evening is spread out against the sky, जब शाम पूरी तरह से आसमान पर फैल गई हो, शाम का वक्त हो, like a patient etherized upon a table, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई मरीज है जिसको बेहोशी की दवा देकर टेबल पर लिटा दिया गया है। तो वो शाम की बात कर रहे हैं कि जब शाम फैली हुई हो, और शाम की कंडीशन क्या है, इथराइज्ड है, मीन क्वाइट पुरसकून है, हलचल नहीं है। और जो इथराइज्ड पर्सन्स होते हैं, दे आर नॉट अवेक, वो जाग नहीं रहे होते, होशो हवास में नहीं होते। तो वो भी यही कह रहे हैं कि एक ऐसी शाम में जो बिल्कुल खामोश है, नींद की तरह है, पुरसकून है, तो तुम मेरे साथ चलो। और वो कहाँ जाने की दावत दे रहे हैं। लेट अस गो थ्रू सर्टन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स। आओ चलते हैं कुछ खास गलियों में से जो कि आधी वीरान है, हाफ डिजर्टेड, यानी कि पूरी तरह से बारौनक भी नहीं है और पूरी तरह से खाली भी नहीं है। कुछ लोग हैं जो आ जा रहे हैं क्योंकि शाम हो चुकी है। दी मटरिंग रिट्रीट्स। अच्छा, मटर का मतलब वैसे होता है बड़बड़ाना, और रिट्रीट्स के कई मीनिंग हो सकते हैं। रेस्टिंग प्लेस को रिट्रीट कहते हैं, पीछे हट जाने को भी रिट्रीट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मटरिंग रिट्रीट्स है, ये आया कि अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को छोड़ के तुम और मैं कुछ खास गलियों की सैर को चलते हैं जो कि हाफ डिजर्टेड है, कुछ वीरान सी हैं। कौन सी इनकी डेली एक्टिविटीज़ हैं? ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स, सस्ते होटलों में गुजारी जाने वाली बेचैन रातें। एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑयस्टर शेल्स। सॉडस्ट बोलते हैं लकड़ी के बुरादे को। तो वो रेस्टोरेंट्स की पिक्चर डिस्क्राइब कर रहा है जो कि थोड़े डर्टी से हैं, बहुत साफ़ सुथरे नहीं हैं, जहाँ पे लकड़ी का बुरादा पड़ा हुआ है, ऑयस्टर शेल्स, और कुछ जो है वो सीपियों के शेल्स पड़े हुए हैं फर्श पर। ये इस किस्म की डिस्क्रिप्शन जो है वो 20वीं सदी के आगाज़ में इंग्लैंड के पब्स की है। पब्स का ऐसा माहौल होता था, थोड़ा डर्टी सा। किस किस्म की गलियों की बात हो रही है? स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक अ टीडियस आर्ग्यूमेंट ऑफ इंसीडियस इंटेंट। ऐसी गलियां जो थका देने वाली गुफ्तगू की तरह है, ऐसी गुफ्तगू जो किसी अच्छे इरादे से नहीं की जा रही। तो टीडियस का मतलब होता है टायरसम, थका देने वाला, पर्पजलेस, जो कि आपको गुमराह कर दे, जिसकी वजह से आप किसी नतीजे तक ना पहुंच सकें।
इंसीडियस का मतलब होता है ट्रिचीरियस, धोखा देने वाला, और इंटेंट बोलते हैं इरादे को। तो वो कह रहा है कि ये गलियां जो हैं वो ऐसी बहस की तरह हैं, ऐसी गुफ्तगू की तरह है जो कि बुरे इरादे से की जा रही है। इरादा ही ये है कि गुफ्तगू का कोई नतीजा ना निकले और आप सामने वाले को धोखा दें। सो वो कह रहे हैं कि ये गलियां जो हैं ये थका देने वाली हैं, तवील हैं, इनमें चलते रहेंगे लेकिन किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि अक्सर जो है वो टायरसम किस्म की गुफ्तगू चल रही होती है जो किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म हो जाती है। ये गलियां आपको कहाँ ले जाएंगी? टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। ये आपको एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाएंगी। ओवरवेलमिंग का मतलब है ह्यूज, ओवर पावरिंग, जिसने आपके जहन पर गलबा पाया हुआ है। ये सवाल जो है ये प्रोफोक के माइंड में है। ओ डू नॉट आस्क व्हाट इज इट। पूछो मत कि ये सवाल क्या है। लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट। आओ चलें और अपना विजिट करके आए। इन द रूम द विमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। कमरे में औरतें आ रही हैं, जा रही हैं और माइकल एंजेलो के बारे में बात कर रही हैं। इन लाइन से पता चलता है प्रोफोक एक्चुअली किसी गली में नहीं है, बल्कि वो किसी कमरे के अंदर बैठा हुआ है जहाँ पे औरतें भी हैं। और वो औरतें क्या कर रही हैं, उनकी क्या एक्टिविटी है, वो माइकल एंजेलो के बारे में बात कर रही हैं। ये माइकल एंजेलो कौन है? ये एक्चुअली इटालियन स्कल्प्टर और पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, और ये एक जाइगैनेटिक फिगर है, लिटरेरी फिगर, यानी कि बहुत बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी है। तो प्रोफोक जो है वो औरतों की गॉसिप का मौजू हमें बता रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के बारे में बात कर रही हैं औरतें, जैसे कि माइकल एंजेलो है। प्रोफोक जिस पार्टी में मौजूद है जहाँ पे ख़वातीन बातें कर रही हैं, तो वो वहाँ पे जिन लेडी को प्रपोज करना चाहता है वो उनके बारे में सोच रहा है कि मैं एक कॉमन, एक ऑर्डिनरी मैन हूँ। तो ये लोग जो है ये तो इतने बड़े बड़े लिटरेरी फिगर्स को डिस्कस कर रही हैं। माइकल एंजेलो के सामने मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। इफ़ शी इज़ इंटरेस्टेड इन माइकल एंजेलो, हाउ आई कुड बी अ राइट मैच। अगर वो खातून जो है वो इतने बड़े लिटरेरी फिगर को एडमायर करती हैं, तो मैं माइकल एंजेलो के सामने एक टाइनी पर्सनैलिटी हूँ, तो इसका मतलब है कि वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। प्रोफोक इस चीज़ की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि मॉडर्न एज की पार्टीज़ में ये जो इंटेलेक्चुअल टॉक होती है, बड़ी बड़ी शख्सियात को डिस्कस किया जाता है, एक्चुअली ये पर्पसलेस होती है। बेसिकली इसका मकसद सिर्फ जो है वो वक्त गुजारी होता है। जब भी वो माइकल एंजेलो का जिक्र करते हैं पोइम में, तो वो खुद को डिग्रेड करते हैं, खुद को बिलिटल करते हैं। इन लाइंस में प्रोफोक एक इमेज प्रेजेंट कर रही हैं, एक कैट का इमेज। एक्चुअली एक मेटाफर है। वो फॉग और स्मोक को एक बिल्ली के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो वो कहते हैं द येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, कि ये जो धुंध है ये जर्द से रंग की है और ये अपनी पुश्त को खिड़कियों के शीशों के साथ रगड़ रही है। तो डेफिनेटली फॉग हैज़ नो बैक, कैट हैज़ द बैक। तो बिल्कुल वो जो उसकी एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी कि कैट्स करती हैं। द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स, और ये जो जर्द सा पीले रंग का धुआं है ये अपने मजल को, मजल बोलते हैं जानवरों का जो प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है, मुंह का उभरा हुआ हिस्सा, होंठ और नाक वगैरह, उसे कहते हैं मजल। वो कह रहे हैं कि जो पीला धुआं है ये अपने मुंह को खिड़की के शीशों पर रगड़ रहा है। तो डेफिनेटली स्मोक का मजल नहीं होता है, एनिमल्स का होता है, कैट का होता है। तो वो फॉग और स्मोक दोनों को जो है वो कैट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कैट बना के पेश कर रहे हैं। तो एक मेटाफर है। ये कैट का इमेज जो है ये प्रोफोक के कैरेक्टर के साथ पैरेलल है अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि प्रोफोक जो है उसको सोशलाइज करना मुश्किल लगता है, स्पेशली औरतों के साथ घुलना मिलना मुश्किल लगता है। जैसे अभी उसे एक औरत को प्रपोज करना तो उसे बहुत मुश्किल महसूस हो रहा है। तो इसी तरह से जो कैट है वो भी मर्दों के साथ सोशलाइज नहीं कर पाती है, मुश्किल से सोशलाइज करती है। जबकि ये जो फीमेल ओनर्स होती हैं बिल्लियों की, उनके साथ बिल्लियाँ ज़्यादा घुल मिल जाती हैं। और जो येलो कलर है ये बेसिकली कवर्डिस की, टिमिडिटी की, यानी बुजदिली की अलामत है। तो प्रोफोक जो है वो क्योंकि डरा हुआ है, कंफ्यूज है प्रपोज करने से, दैट आई एम गोइंग टू बी रिजेक्टेड,
दैट इज़ वाई पोइट ने ये येलो स्मोक और येलो फोग का जो है वो एक इमेज प्रेजेंट किया है और उसको बिल्ली के साथ कंपेयर किया है। लिक्ड इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग। अब वो बिल्ली की इमेज को आगे बढ़ा रहे हैं कि लिक्ड होता है चाटना, ये अपनी जुबान से जो है ना वो शाम के जो कोने हैं, कॉर्नर्स हैं, उनको लिक कर रही है। वैसे तो इवनिंग के कॉर्नर्स नहीं होते, तो जैसे उन्होंने इमेज को प्रेजेंट किया हुआ है तो उस इवनिंग को उन्होंने शाम के साथ कंपेयर किया हुआ है। अब वो कहने के जो पीला धुआं है ना, ये पूरी शाम में चकराता फिर रहा है, हर जगह पे फैला हुआ है। तो एक बिल्ली की तरह जो है, जैसे वो अपनी पूंछ रगड़ती है खिड़की के शीशों के साथ, जैसे वो अपना मजल रगड़ती है खिड़की के शीशों के साथ, अपनी जुबान से जो है वो कमरे के कॉर्नर्स को लिक करती है, बिल्कुल उसी तरह से। लिंगर्ड अपॉन द पूल्स दैट स्टैंड इन ड्रेन्स। अब ये जो येलो स्मोक है उसकी बात कर रहे हैं। लिंगर्ड का मतलब होता है ठहरा हुआ। अपॉन द पूल्स, पानी पर, दैट स्टैंड्स इन ड्रेन्स, जो कि नालियों में है। अच्छा, अब ये सिटी की कोई बहुत अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं। जिस तरह जो रोमांटिक पोइट्स थे वो रूरल लाइफ को डिपिक्ट करते थे, नेचर की खूबसूरती को डिपिक्ट करते थे, जो मॉडर्न पोइट्स हैं वो अर्बन लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। तो टी.एस. इलियट की पोइम्स में अमूमन हमें लंदन सिटी की पिक्चर नज़र आती है। तो अभी पहले उन्होंने चीप होटल्स का जिक्र किया, डस्टी रेस्टोरेंट्स का जिक्र किया, और अभी वो बोल रहे हैं कि नालियों में पानी ठहरा हुआ है और उसके ऊपर जो है ना वो येलो कलर की स्मोक है। तो डेफिनेटली एक अनअट्रैक्टिव सी पिक्चर है। लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम द चिमनीज। तो ये जो पीले रंग का धुआं है एक बिल्ली की सूरत में, इसकी बैक पर राख गिर रही है जो चिमनियों से निकलती है। सूट राख को बोलते हैं। अब चिमनीज का जिक्र आ गया, तो लंदन में जो है कुछ फैक्ट्रीज की चिमनियाँ, चर्चेज की चिमनियाँ, घरों की, जिनसे धुआं निकलता है क्योंकि आग जलती है, ठंडा इलाका है। तो चिमनीज का अक्सर जो है वो आपको इमेज नज़र आएगा मॉडर्न पोइम्स में। अब अगर ये धुआं चिमनियों से निकलता है और शाम में फैल जाता है, जो येलो कलर का फोक और स्मोक है उसमें घुल मिल जाता है। स्लिप बाय द टेरेस, मेड अ सडन लीप। अगेन वो कैट वाले इमेज को एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसे बिल्ली जो है वो टेरेस से जो है वो बालकनी से फिसलती है, मेड अ सडन लीप, एकदम से छलांग लगाती है। एंड सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, और जब ये कैट देखती है कि अक्टूबर की रात है, मीन कैट क्योंकि धुंध को कहा गया, फॉग को कहा गया, तो फॉग जो है वो अक्टूबर में, क्योंकि इनिशियल डेज होते हैं विंटर के, तो बहुत देर तक नहीं रहती है। हाँ, दिसंबर हो, जनवरी हो, तो सारी सारी रात धुंध पड़ती है। तो वो कहने के देखा कि अक्टूबर की रात है तो जो धुंध है ना वो भी सो जाती है, तो धुंध ज़्यादा देर नहीं रहती है। तो अक्टूबर नाइट से एक और चीज़ समझ में आती है कि यकीनन मौसम ख़ज़ां की बात हो रही है, ऑटम सीज़न की बात हो रही है, जो ये सीन डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये जो कैट है स्मोक वाली, ये टेरेस से फिसली और इसने एकदम से छलांग लगाई, और जब इसने देखा कि अक्टूबर नाइट है, कर्ल्ड वंस अबाउट द हाउस। कर्ल्ड मतलब चक्कर लगाया, तो इसने घर का एक चक्कर लगाया एंड फेल अस्लीप, और सो गई। अब बिल्लियाँ जो होती हैं नॉर्मली कर्ल करती हैं, यानी कि मेज़ के गिर चक्कर लगा रही होती हैं, कुर्सी के गिर चक्कर लगाती हैं, कभी कभी अपनी टेल को देख के घूम रही होती हैं। तो सेम इन द वे उसने कैट का इमेज दिखा हुआ है कि इसने पूरे घर के गिर्द एक चक्कर लगाया है और उसके बाद जो है वो सो गई, यानी कि शाम सो चुकी है, स्मोक फोक ख़त्म हो गई है, इट इज़ नाइट टाइम, तो अब शाम ख़त्म हो गई है, तो रात का वक्त हो चुका है। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, और बेशक वक्त होगा। एक्चुअली जो प्रोफ्रोक है, ही इज़ डिलेइंग हिज एक्शन, वो इनडिसीजन का शिकार है, इन एक्टिविटी का शिकार है। मतलब वो प्रपोज नहीं करना चाह रहे, वो खौफजदा हैं, तो वो खुद को बार बार तसल्ली दे रहे नहीं, अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा वक्त पड़ा हुआ है, तो परेशान होने की बात नहीं है। ये फ्रेज देयर विल बी टाइम एक्चुअली एक रेफरेंस है जो कि एंड्रयू मार्वल की पोएम है टू हिज कोई मिस्ट्रेस, उसमें से लिया गया है। इस पोएम में भी एक मेल है जो कि एक फीमेल को एड्रेस करके कह रही हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़िंदगी का जो
टाइम है वो महदूद है, तो हमारे पास बहुत वक्त नहीं है, सो वी शुड स्टार्ट आर रिलेशनशिप। लेकिन जो खातून है शी इज़ डिलेइंग लाइक प्रोफ्रोक, तो वो कहता है देयर इज़ नॉट इनफ टाइम, वो इस बात की तरफ इशारा देता है। तो एक्चुअली प्रोफ्रोक के केस में भी कुछ ऐसा ही है दैट देयर इज़ एक्चुअली नॉट इनफ टाइम, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई टी पार्टी है वो जल्दी ख़त्म होने वाली है, लेकिन प्रोफ्रोक जो है वो खुद को झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं कि नहीं अभी वक्त पड़ा हुआ है, तो मैं जाऊँगा और मैं उन लेडी से पूछ लूँगा विल यू मैरी मी, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, अभी मेरे पास बहुत वक्त है। Again he is mentioning the yellow smoke, and indeed there will be time for the yellow smoke that slides along the street. बहुत वक्त है अभी, तो जो पीला धुआं है ना वो भी गलियों में फिसलता फिर रहा है। Rubbing its back upon the window panes, खिड़की के शीशों पर अपनी बैक जो है उसको रब कर रहा है, रगड़ रहा है। There will be time, there will be time, अभी वक्त है। To prepare a face to meet the faces that you meet, बहुत बामानी लाइन है, फुल ऑफ मीनिंग। तो वो कहता है कि मेरे पास अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है कि मैं ऐसा चेहरा बना सकूं उन लोगों से मिलने के लिए जिनसे मैं मिलता हूँ। मीन मॉडर्न मैन का एक डिलेमा यहाँ पे बताया हुआ है दैट वी कांट मीट विद आवर रियल फेसेस इवन विद आवर नियर एंड डियर वंस और विद द एक्वेंटेंसेस। हमारी जो जान पहचान के लोग हैं उनसे भी मॉडर्न मैन जो है वो अपने असली चेहरों के साथ नहीं मिलते। दे हैव टू वियर अ मास्क, उन्हें जो है वो मास्क पहनना पड़ता है, एक ऐसा चेहरा जिसको पब्लिक पसंद करे, जिसको दूसरे लोग जो है वो पसंद करें, जिनके साथ वो सोशलाइज कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया भी कुछ ऐसी ही चीज़ है कि लोग खुद को वो दिखाते हैं जो वो नहीं होते। तो सोशल मीडिया पे नॉर्मली आपको 90% लोग जो है वो बड़े खुशहाल, बड़े खूबसूरत, वेल ऑफ आपको दिखाई देंगे। कुछ स्नैपचैट के फिल्टर्स होते हैं, कुछ जो है वो स्टेटस वगैरह जो लगाए जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो 100% जो है वो एक्चुअल रियल पिक्चर पोर्ट्रे नहीं की जाती। सेम इन द वे प्रोफ्रोक भी कह रहे हैं दैट आई हैव टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द पीपल टू होम आई मीट नॉर्मली इन रूटीन, जिन लोगों से मैं मिलता रहता हूँ उनसे मुझे मिलना है, लेकिन उनसे मिलने के लिए भी मैंने एक चेहरा तैयार करना है, तो अभी वो चेहरा बनाने के लिए अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है। सो आई विल गो एंड मीट देम एंड आई विल गो एंड देन आस्क दैट लेडी, देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, वक्त होगा कि मर्डर भी किया जा सके और क्रिएट भी किया जा सके। बोथ मर्डरिंग एंड क्रिएटिंग आर टाइम टेकिंग प्रोसेसेस, तो मर्डर की प्लानिंग के लिए भी बहुत वक्त लगता है और क्रिएशन जो है वो भी एक टाइम टेकिंग और लेबोरियस प्रोसेस है। तो कह रहे भी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट। वर्क्स एंड डेज इज अनदर अलुजन, ये जो है ग्रीक पोएट हेसियोड की लिखी हुई एक पोएम का नाम है। ये पोएम जो है ये ह्यूमन लाइफ के बारे में है कि इंसान जो है यूनिवर्स में उसकी क्या पोजीशन है, और इसके अलावा ये कि मेहनत करना इंसान की तकदीर है, लेबर के बगैर जो है इंसान इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता, और इस बारे में कि पॉइंटलेस और पर्पसलेस लिविंग नहीं होनी चाहिए। प्रोफ्रोक जो है वो मेंशन कर रहे हैं कि देयर विल बी टाइम, टाइम है, किसके लिए टाइम है? वो बता रहे हैं कि ऑफ हैंड्स, उन हाथों के लिए टाइम है दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, कि पहले तो लेबर किया करते थे लोग, और लेबर के बगैर ह्यूमन लाइफ जो है वो पॉइंटलेस है। तो लेबर तो अभी भी करते हैं लोग, लेकिन लेबर की शक्ल थोड़ी सी बदल दी है मॉडर्न एज में, ये जो पार्टी चल रही है। तो वो लेबर क्या है कि द हैंड्स पिक एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये दोबारा से उसी सवाल की बात कर रहे हैं, विल यू मैरी मी। तो ओवरवेलमिंग क्वेश्चन है उनके जहन पर, वही सवाल जो है वो सवाल है कि हाउ आई मे आस्क दिस क्वेश्चन, सो ही इज़ डिलेइंग एंड पोस्टपोनिंग हिज एक्शन। वो जो है वो ताकीद किए जा रहे हैं, पूछा नहीं जा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और उसके लिए जो है ना वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं अभी तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है, टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, आपके पास भी बहुत वक्त है और मेरे पास भी बहुत वक्त है। एक्चुअली प्रोफ्रोक इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, ही इज फीलिंग ऑल अलोन।
तो वो जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, उनको पूरा ह्यूमन बीइंग कंसिडर नहीं करता, उसको भी इंसान दिखाई नहीं देते। तो जब भी मेंशन कर रहा है पोइम में, तो हैंड्स, आर्म्स, आईज, तो पार्ट्स में मेंशन कर रहा है ह्यूमन बीइंग्स को। ये हाथ ऐसा करते हैं, ये बाजू ऐसे हैं, ये आंखें ऐसी हैं, क्योंकि इंसानों से बहुत दूर है वो। ऑल्दो ही इज़ द पार्ट ऑफ अ मूव, येट ही इज़ फीलिंग ऑल अलोन। यही मॉडर्न मैन की जो है वो स्पेशलिटी है कि हुजूम का हिस्सा होके भी वो अकेला होता है। एंड टाइम येट फॉर 100 इंडिसीजंस। इंडिसीजन बोलते हैं द इनएबिलिटी टू टेक अ डिसीजन, कि अभी तो इतना वक्त है कि 100 दफ़ा मैं फैसला ना करने के बारे में सोचूं, मैं 100 दफ़ा जो है वो इनडिसीजन करूं। डिसीजन टेक्स टाइम, सो वो कह रहे हैं कि दी इनडिसीजन के लिए भी मेरे पास बहुत वक्त है। एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स एंड 100 टाइम्स आई कैन विजुअलाइज अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं 100 दफ़ा मजीद जो है ना वो सोच सकता हूँ, ख्वाब देख सकता हूँ। एंड रिविजन्स, और मैं दोहरा सकता हूँ कि मुझे क्या करना था, what I'm going to do, and should I do that or should I don't do that, मैं वो करूँ या ना करूँ। तो there is enough time for me before the taking of a toast and tea। अभी टेकिंग टोस्ट और टी जो है एक इवेंट है हमारी ऑर्डिनरी लाइफ का। मीन जो मॉडर्न मैन की रूटीन लाइफ है दैट इज़ मोनोटोनियस, उसमें बहुत यकसानियत है, लैक ऑफ वैरायटी है, रोज़ एक जैसे कामों को दोहराते हैं, इंटरेस्ट की कमी है, टीडियस है, बार बार दोहराने की वजह से लोग ज़हनी तौर पर थक जाते हैं। तो वो रूटीन की बात भी कर रहा है कि डेली वही काम तो करते हैं। और दूसरी तरफ इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि चाय पीने और टोस्ट खाने में कितना वक्त लगता है, 10 मिनट, 15 मिनट। लेकिन वो कह रहा है जी अभी तो बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, टोस्ट और टी खाने जैसा इंपॉर्टेंट और बड़ा काम मैंने करना है, तो उससे पहले 100 टाइम्स आई कैन रिवाइज माई डिसीजन एंड थिंक अबाउट इट। तो मैं 100 दफ़ा मजीद सोच सकता हूँ अभी। वो अगेन रिपीट कर रहे हैं, इन दी रूम दी वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजिलो। वही बात दोहरा रहा है अपनी परेशानी को कि कमरे में औरतें आ रही हैं, जा रही हैं, और माइकल एंजिलो जैसे बड़े बड़े लिटरेरी फिगर्स को डिस्कस कर रही हैं। तो आई एम एन ऑर्डनरी मैन, हाउ अ लेडी कैन बी इंटरेस्टेड इन मी। तो मैं बहुत ज़्यादा चार्मिंग नहीं हूँ, तो मुझ में दिलचस्पी नहीं लेंगी जिनको माइकल एंजिलो जैसी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, और बेशक वक्त होगा, टू वॉन्डर, ये सोचने के लिए, डू आई डेयर एंड डू आई डेयर, क्या मैं जुर्रत करूं और क्या मैं जुर्रत करूं। तो किस बात की जुर्रत? टू आस्क दैट क्वेश्चन, जो उनके जहन में सवाल है, टू प्रपोज दैट लेडी, तो वो सवाल पूछने की जुर्रत की बात कर रहे हैं। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर, अगेन ही इज अवॉइडिंग टू आस्क द क्वेश्चन। तो कह रहे हैं अभी भी वक्त है, मैं मुड़ूं और सीढ़ियाँ उतर जाऊं। तो बेसिकली ये भी अलूयन है। अगेन डेंटे की डिवाइन कॉमेडी सेक्शन इन्फर्नो, जो कि हमने शुरू में एपिग्राफ में पढ़ा था, कि वहाँ पर भी जो है वो हेल की सीढ़ियाँ उतरने की बात हो रही थी। तो इनको लग रहा है जैसे इनकी लाइफ जो है इट इज़ लाइक अ हेल, तो वो बहुत ज़्यादा जहनी तकलीफ़ का शिकार है। तो कह रहे हैं जी कि सवाल पूछने और इतनी टेंशन का सामना करने से बेहतर है कि मैं मुड़ूं और सीढ़ियाँ उतर के यहाँ से चला जाऊँ। सो ही इज़ अवॉइडिंग ऑफ आस्किंग दैट क्वेश्चन। विद अ बॉल्ड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माई हेयर, दे विल से हाउ हिज हेयर इज़ ग्रोइंग थिन। अब वो जो पहले कह रहे थे डू आई डेयर, कि क्या मैं जुर्रत करूं ये सवाल पूछने की उन खातून से, तो जुर्रत क्यों नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं जी कि मेरे सर के दरमियान में एक गंजापन है, बाल गिर चुके हैं, तो वहाँ पे सर की स्किन नज़र आ रही है। तो वो एक मिडल एज पर्सन है और सर भी उनका जो है वो हेयरलेस है, बाल भी थिन हो चुके हैं, तो इस वजह से वो परेशान है कि मैं प्रपोजल कैसे दे सकता हूँ उन खातून को, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। माई मॉर्निंग कोट, माई कॉलर माउंटिंग फॉर्मली टू द चिन, माई नेकटाई रिच एंड मोडेस्ट बट असर्टेड बाई सिंपल पिन। अब वो अपना हुलिया बता रहे हैं कि लिबास तो मैंने बहुत अच्छा पहना है, अप टू डेट है, मॉडर्न है, कोट मेरा बहुत अच्छा है, कॉलर मैंने जो है वो चिन तक ऊपर तक बंद किया हुआ है मजबूती से, नेक टाई मेरी बहुत रिच एंड मोडेस्ट यानी कि महंगी है, ग्रेसफुल है,
बट अजर्टेड बाय सिंपल पिन। लेकिन एक खामी इसमें है कि पिन बड़ी सादा सी है जो मैंने टाई पर लगाई हुई है। सो वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं खुद को कमतर साबित करने के लिए, इंफीरियर साबित करने के लिए। ही इज बिलिटलिंग हिमसेल्फ। दे विल से बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन। अब वो कह रहे हैं ठीक है लिबास तो मैंने अच्छा पहना हुआ है। तो पिछले लाइंस में वो कंसर्न थे कि लोग कहेंगे कि इसका सर गंजा है, और अभी इन लाइंस में वो कंसर्न है कि लोग कहेंगे लिबास तो अच्छा पहना है लेकिन देखो इसके बाजू और टांगे कितनी पतली हैं, इसकी बॉडी मस्क्यूलर नहीं है, सो ही इज नॉट अ हैंडसम मैन। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स। क्या मैं जुर्रत करूं कायनात को डिस्टर्ब करने की, तहस नहस कर देने की। अब वो सोच रहे हैं कि द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क विल डिस्टर्ब द यूनिवर्स। वो इतना बड़ा सवाल है कि उसको पूछने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, तो दैट क्वेश्चन इज नॉट सुटेबल फॉर मी। सो इफ आई विल आस्क दैट क्वेश्चन आई विल डिस्टर्ब द यूनिवर्स। अगर मैं वो सवाल पूछूंगा तो पूरी कायनात जो है उसको मैं हिला के रख दूंगा। इन अ मिनट देयर इज टाइम। अब वो कह रहे हैं जी एक ही मिनट है लेकिन वक्त है अभी, फॉर डिसीजंस एंड रिवीजन्स विच अ मिनट विल रिवर्स। तो वो कह रहे हैं जी डिसीजंस के लिए, रवियंस के लिए, फैसलों के लिए, उनको दोहराने के लिए अभी वक्त है। एक्चुअली ही इज पॉइंटिंग दैट अ मिनट कैन चेंज द सिचुएशन, अ मिनट विल रिवर्स द सिचुएशन। So probably after a minute I may change my decision not to propose, for I have known them all already, known them all। अब वो कह रहे हैं कि मैं इन सबको पहले से जानता हूँ। प्रोबेबली जो लोग उस पार्टी में मौजूद हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सारे मेरे जानने वाले हैं। हैव नोन द इवनिंग्स, मॉर्निंग्स, आफ्टरनून्स। फिर वो अपनी एजिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आई एम नॉट अ यंग गाय, आई एम एन एक्सपीरियंस्ड वन। मैं एक तजर्बाकार शख्स हूँ, मैंने ज़िंदगी गुजारी हुई है, मैं इन शामों को, सुबहों को, आफ्टरनून्स को गुजार चुका हूँ। सो आई नो वेरी वेल what the life is, what the time is, and what the people around me are like. I have measured out my life with coffee spoons. इंटरेस्टिंग लाइन है। अब वो कह रहे हैं जी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को मैयर किया है किस चीज़ से, विद कॉफ़ी स्पून, बहुत ही ऑर्डनरी चीज़ से। मीन लाइफ इतनी मोनोटोनियस है, इतनी ऑर्डनरी है कि वो कह रहे हैं इसको कॉफ़ी स्पून से मैयर किया जा सकता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी कॉफ़ी पीने जैसे ऑर्डनरी काम में गुजार दी, ज़िंदगी में कुछ भी गैर मामूली, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं किया। तो एक और इंटरप्रिटेशन हो सकता है मोनोटोनियस के अलावा कि कॉफ़ी अमूमन वर्कहोलिक लोग पीते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो प्रोबेबली पूरी यूथ जो है उन्होंने अपना करियर बनाने में लगा दी, बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी भी। तो अब जो है वो उम्र ढल रही है, वक्त गुजर चुका है। सो नाउ ही वॉन्ट्स टू मैरी। अब वो शादी करना चाह रहे हैं बट अब उनमें करेज नहीं है टू प्रपोज द लेडी। तो इस वजह से वो कह रहे हैं आई हैव मेयर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स, के सेम एटमोसफेयर में, सेम रूटीन के साथ काम के पीछे भागते हुए मैंने ज़िंदगी को गुजार दिया है। आई नो द वॉइसेस डाइंग विद अ डाइंग फॉल। अच्छा, मैं इन आवाज़ों को जानता हूँ, ये जो मध्यम होती जा रही हैं। एक्चुअली ये जो लाइन है डाइंग विद डाइंग फॉल, ये शेक्सपियर का एक प्ले है ट्वेल्थ नाइट, उसकी तरफ रेफरेंस है। उसमें जो है जो मेल कैरेक्टर है प्ले का, उसको दूर कमरे से म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दे रही है जो मध्यम पड़ती जा रही है। तो उस म्यूज़िक को सुन के उसको अपनी बिलवड की याद आ रही है। प्रोफ्रोक जो है वो उस कमरे में बातें करने वाली लेडीज़ की आवाज़ों को सुन रहा है, बीनीथ द म्यूज़िक फ्रॉम अ फार द रूम। और ये आवाज़ें जो है ना वो दूर किसी कमरे से मौसीकी की आवाज़ आ रही है, उसके साथ मिक्सअप हो रही हैं। सो हाउ शुड आई प्रिज्यूम। वो सोच रहा है कि मैं कैसे बात शुरू करूँ, मैं कैसे प्रिज्यूम करूँ। शुड आई प्रिज्यूम जो है अगेन टू हिज कोई मिस्ट्रेस एंड्रयू मार्वल की पोएम, जिसका पहले भी हमने जिक्र किया है, उसी में से लिया गया रेफरेंस है। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो एक आदमी है वो अपनी मिस्ट्रेस को एड्रेस करके तो उसको बता रहा है कि जो टाइम है दैट इज़ लिमिटेड, ह्यूमन लाइफ जो है
वो बहुत छोटी सी है, सो वी शुड स्टार्ट आवर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो है प्रोफ्रोक जो है उसका डिलेमा भी टाइम है, गुजरता हुआ वक्त, लेकिन वो इंडिसीजन का शिकार है कि मैं सवाल पूछूं या ना पूछूं। तो वो खुद से जो है वो पोस्टपोन किए जा रहा है, वक्त का हवाला दे दे के कि नहीं अभी टाइम है, अभी टाइम है, तो मैं ये क्वेश्चन जो है पूछ लूँगा। एंड आई हैव नोन द आईज ऑलरेडी नोन देम ऑल, और मैं इन आंखों को पहले से जानता हूँ, इन सब आंखों को। तो वही कि ह्यूमन बीइंग्स को जो पार्टी में मौजूद हैं उनको पहले वो हैंड्स कह रहा था और अब आइज़ कह रहा है, पूरे इंसान की तरह उनको मेंशन नहीं कर रहा। अब वो कह रहे हैं इन आंखों को मैं पहले से जानता हूँ। ये किस किस्म की आंखें हैं? द आइज दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज। फॉर्मुलेटेड फ्रेज क्या होती है? कुछ ऐसे अल्फाज जो पहले एक सिचुएशन को, किसी इंसान को जज करें, जितनी भी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो, और उसको जज करने के बाद उसको मुख्तसरन सादा अल्फाज में बयान कर दें, तो ये फॉर्मुलेटेड फ्रेज होती है। अब वो कह रहे हैं कि मैं इन आंखों को जानता हूँ, ये लोग मुझे जज करेंगे और फिर जो है ना वो मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। जैसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं बॉल्ड हेडेड हूँ और मेरी लेग्स और आर्म्स जो है वो बहुत थिन है, सो हाउ शुड आई प्रपोज टू द लेडी in front of a lot of people. And when I am formulated का मीनिंग एक्सप्रेस होगा जब मैं अपनी बात कह दूंगा। स्क्रॉलिंग ऑन अ पेन। अच्छा, ये अब ना एक इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं, कहने के एक मेटाफर है, खुद को एक इंसेक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। When I am pinned and wriggling on the wall, twist and turn, और जब एक कीड़े की तरह मुझे दीवार के ऊपर पिनअप कर दिया जाएगा और मैं वहाँ पे हाथ पांव मार रहा हूँगा और ट्विस्ट और टर्न कर रहा हूँगा, इधर उधर मुड़ रहा हूँगा खुद को छुड़वाने के लिए। तो इमेज किस किस्म का है? डाइसेक्टिंग टेबल या एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज होती हैं वहाँ पर मुख्तलिफ कीड़ों को शीशे के जार्स में रखा जाता है या पिन के ज़रिए टेबल के ऊपर या दीवार के ऊपर चिपका दिया जाता है ताकि बच्चे उनको डाइसेक्ट करें, मतलब काट के उन पे एक्सपेरिमेंट्स करें और उनको ऑब्ज़र्व करें। तो वो खुद को एक इंसेक्ट फील कर रहे हैं कि लोगों की इतनी तेज़ कीन ऑब्जर्वेशन है, चुभती हुई नज़रें, कि उन्हें लग रहा है कि वो एक इंसेक्ट हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो सब के सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जो है, हर बंदा उनको देख रहा है। Because he is probably a victim of inferiority complex, वो एहसास कमतरी का शिकार है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इस वजह से उन्हें ये महसूस हो रहा है कि सब लोग उन्हीं को देख रहे हैं और जब वो ये प्रपोज़ल देंगे उस लेडी को तो सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और वो लेडी भी उनको रिफ्यूज़ कर देंगी। देन हाउ शुड आई बिगन? अब कह रहे मैं कैसे शुरू करूं जब इतनी चुभती हुई नजरें हैं मेरे ऊपर, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, तो मैं बात कैसे शुरू करूं? टू स्पिट आउट ऑल द बटन्स ऑफ माई डेज एंड वेज। तो स्पिट आउट उगल दूं मैं बटन्स ऑफ माई डेज एंड वेज, मीन हाउ आई मे नरेट ऑल द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी इंटेंशन, अपना इरादा, अपनी विश कैसे बताऊं? अच्छा, बटन जो होती है ना, ये सिगरेट का वो पार्ट होता है जिसको स्मोक नहीं किया जा सकता और इसको एंड में फेंक दिया जाता है, तो एक तरह की यूजलेस चीज़ है। तो उनके अकॉर्डिंगली उनकी लाइफ इतनी ऑर्डनरी है, इतनी यूजलेस है, वो क्या उसकी कहानी सुनाए? एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम? अगेन ही इज़ पुटिंग द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस कि मैं कैसे जो है वो अपनी बात उस लेडी के सामने रखूँ। पोएम काफ़ी लंबी है तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं सेकेंड वीडियो में डिस्कस करूँगी और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।